अभी तक अपन पढ़ चुके हैं तनों के रूपांतरण, भूमिगत तनों के रूपांतरण, अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण। अभी हमें पढ़ना है वायवीय तनों के रूपांतरण। तो वायवीय तनों के कौन कौन से रूपांतरण होते हैं? पहली बात तो ये है कि वायवीय तना यानी जो इरेक्ट ऊपर की ओर तना हुआ रहता है, दुर्बल तना नहीं होता, जमीन पर लेटा हुआ नहीं होता। ऐसे तनों में कौन से तनों के रूपांतरण पाए जाते हैं? तो वास्तव में अलग अलग प्रकार के इनके रूपांतरण हैं। कभी इनकी अग्रस्थ कलिका तो कभी कक्षस्थ कलिका, ये अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होती है। तो इसके पहला जो रूपांतरण है वो है स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान यानी इसका जो स्तंभ है उसकी कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका व अग्रस्थ कलिका प्रतान में बदल जाती है। प्रतान किसे कहते हैं? प्रतान उन भागों को कहते हैं जो स्प्रिंग जैसे गोल गोल बहुत पतले धागे के समान रचनाएं होती हैं और वो किसी सहारे पर लिपट जाती है, उन्हें कहा जाता है प्रतान। तो स्तंभ प्रतान में कक्षस्थ व अग्रस्थ कलिका प्रतान का रूप धारण कर लेती है, प्रतान का रूप धारण करती है। जैसे कि अंगूर में इसका एग्जाम्पल है अंगूर, और एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है झुमक लता। झुमक लता पेड़ का नाम है, पौधे का नाम है, उसमें भी स्तंभ प्रतान पाया जाता है। किस तरह से ये स्तंभ है? तो इसमें कभी कभी ये जो सबसे अग्रभाग है ये इस तरह से प्रतान में बदल जाता है, या फिर ये जो कक्षस्थ कलिका है ये कक्षस्थ कलिका इस तरह से प्रतान में बदल जाती है। तो इसमें तना चूंकि प्रतान में रूपांतरित हुआ है इसीलिए इसे कहा जाता है स्तंभ प्रतान। पूरा का पूरा तना नहीं रूपांतरित होता, कुछ भाग रूपांतरित हो जाता है। दूसरा इसका रूपांतरण है स्तंभ कंटक, यानी स्तंभ का कोई हिस्सा कांटे में बदल जाता है, जैसे कि नींबू में। तो जो अग्रस्थ कलिका है इसकी अग्रस्थ कलिका कांटे में रूपांतरित हो जाती है। अग्रस्थ कलिका कांटे में रूपांतरित, जैसे कि नींबू। आपने देखा होगा यदि नींबू के पेड़, तो नींबू के तने में इस तरह से जो इसकी पत्तियां लगी होती हैं, इस तरह की पत्तियां होती हैं, उसमें यहाँ पर और यहाँ पर आगे वाले भाग में जैसे नुकीले कांटे लगे हुए होते हैं। तो अग्रस्थ कलिका कक्षस्थ कलिका इसमें कांटे में रूपांतरित होती है। तो तने का कोई हिस्सा कांटे में बदला, इसीलिए इसे कहा जाता है स्तंभ कंटक। फिर अगला रूपांतरण जो वायवीय तने का है वो है पर्णाभ स्तंभ। पर्ण धन आभ, यदि अपन इनको तोड़े तो पर्ण यानी पत्ती, आभ यानी जैसा, पत्ती जैसा स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ का मीनिंग है पत्ती जैसा स्तंभ। आपने बहुत ध्यान दिया होगा तो कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसमें तना होता ही नहीं, केवल पत्तियां पत्तियां दिखती हैं, जैसे कि नागफनी। तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से इसमें ये पत्तियां हमें दिखाई देती, तना तो हमें दिखाई ही नहीं देता, इसमें ऐसे कंटक होते हैं। इस तरह से नागफनी का पौधा जो है वो आगे की वजह से बढ़ता जाता है। तो इसमें वास्तव में ये जो हिस्से हैं ये इसका तना है जो कि स्तंभ में बदल गया है, और जो कांटे दिखाई देते हैं हमें, ये कांटे वास्तव में इसकी पत्तियां हैं। चूंकि नागफनी मधुस्थली पौधा है तो पत्तियों में रंध्र होंगे तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पानी की और कमी हो जाएगी। अतः पौधे ने यह अनुकूलन प्राप्त किया कि उसका तना ही किसमें बदल गया? पत्ती में। तो जब तना पूरा का पूरा तना पत्ती में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं पर्णाभ स्तंभ, और वो किसमें पाया जाता है? नागफनी में। इसमें जो तना है वो मोटा मांसल होता है
और चपटा हो जाता है, पत्ती के समान दिखाई देता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है और पानी का संग्रह भी करके रखता है। कभी आप ये नागफनी की पत्ती को छील कर देखेंगे तो अंदर आपको जेली जैसा हिस्सा दिखेगा जिसमें पानी की मात्रा होगी। इसका बहुत प्रचलित जो है वो एलोवेरा वगैरह जो है आजकल उपयोग में किया जाता है। तो पत्तियां जो है, जो तना है वो किस में बदल जाता है, पत्ती में। पूरा का पूरा तना, कोई कलिका नहीं, पूरा तना पत्ती में बदल जाता है। कैसे पता चला कि पूरा तना पत्ती में बदल गया है? क्योंकि तने में बीच बीच में पर्व और पर्व संधियां पाई। जो पर्व थे वो पत्ती में बदल गए, जहां संधि थी वहां से अगली पत्ती जो है वो पत्ती के समान रचना निकलती है। इसमें पर्व संधियों पर बीच बीच में पत्तियां कांटों के रूप में मिलती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है स्तंभ प्रतान। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नागफनी। इसके बाद अगला जो रूपांतरण है वो है पर्णाभ पर्व। अब देखिए पर्व किसको बोलते हैं? ये तना है, तने में ये इस तरह की रचनाएं होती है, जो बीच का हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ, ऐसे लाइन नहीं दिखती है, किंतु ऐसे ये हिस्सा बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमको यह हिस्सा फूला हुआ दिखाई देता है। जो हिस्सा ये फूला हुआ गठान के रूप में दिखाई देता है इसे कहा जाता है पर्व संधि। ये भी क्या है? पर्व संधि। ये भी क्या है? पर्व संधि। और ये हिस्सा क्या कहलाता है? पर्व। नोड एंड इंटरनोड इसको कहा जाता है। पर्व को कहा जाता है इंटरनोड और पर्व संधि को कहा जाता है नोड कहा जाता है। तो इसमें जो पर्णाभ पर्व है इसमें क्या होता है? वास्तव में जो पर्व है वो पत्तियों में बदल जाते हैं। जो पर्व है वो किसमें बदल जाते हैं? पत्तियों में। तो पत्ती जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि हट जोड़ करके एक पेड़ होता है, उसमें उसकी रचना हमें इस तरह से दिखाई देती है। ये इस तरह से लाइनें लाइनें, उसमें पत्ती जो थोड़ी मांसल होती है और पत्तियां दिखाई नहीं देती, केवल जो तना है वो किसमें बदल जाता है? तने का पर्व बदल जाता है। इसमें पर्व संधियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे नागफनी में पर्व संधियां स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किंतु इसमें दिखाई देती हैं और इसमें पत्तियां कांटों में नहीं बदलती। तो पर्व, तने का पर्व पत्ती में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सतावर, रसकस। सतावर एक जड़ी बूटी भी है, इसकी जड़ों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगला जो इसका रूपांतरण है वो है पत्र प्रकलिका। रतालू के पौधे में क्या होता है कि इस तरह से तना है, यहाँ पर पत्तियां लगी हैं और वह पत्ती, ये पत्ती इस तरह से लगी है उसकी, और यहीं पर पत्ती जहां से निकली है वहां पर बड़ी बड़ी गोल ऐसे ग्रीन कलर की रचनाएं दिखाई देती हैं कि वो पत्र जो है वो प्रकलिका में, पत्र का जो निचला हिस्सा है जहाँ पर पर्णवल था वो प्रकलिका में बदल जाता है और ये प्रकलिका कुछ समय बाद परिपक्व होकर जमीन में गिरती है और नए पौधे को जन्म देती है। तो पत्ती का कुछ भाग, पत्ती का पर्णवृंत के पास सहायक कलिका पत्र प्रकलिका में बदल जाती है और ये प्रजनन का कार्य करती है जैसे कि रतालू में। ठीक है, तो ये हो गए रूपांतरित वायवीय तने के रूपांतरण। इसके बाद हमको पढ़ना है अब पत्ती। तने में जितने भी रूपांतरण ये सब थे ये अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हमें पत्ती। तो तने के रूपांतरण कौन कौन से थे? पहला था स्तंभ प्रतान, जिसमें स्तंभ का अग्रस्थ कलिका पक्षस्थ कलिका प्रतान में बदल जाती है।
फिर स्तंभ कंटक जिसमें अग्रस्त कलिका कंटक में बदल जाती है। पर्णाभ स्तंभ पूरा का पूरा तना पत्ती में बदल जाता है। पर्णाभ पर्व जिसमें केवल पर्व पत्ती में बदल जाते हैं। और फिर पत्र प्रकलिका जिसमें पत्ती का कुछ हिस्सा प्रकलिका में बदलता है, वह प्रकलिका प्रजनन के कार्य में आती है। अब हमें पढ़ना है तने के बाद पौधे का अगला हिस्सा। हम जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, हम तने के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमको पढ़ना है पत्ती के बारे में। तो पत्ती जो है ये किस तरह की होती है, क्या होती है, अपन देखते हैं। कोई एक सिंपल सी प्रारूपिक हम एक पत्ती लेते हैं और सबने पत्ती तो देखी ही होगी। ये इस तरह की रचनाएं हमको पत्ती में दिखाई देती है। यदि हम उसको पीछे पलट कर देखेंगे तो इस तरह का हमको जाल भी उसमें दिखाई देता है ना। इस तरह की पत्तियां देती है। इसमें यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसा तरह के दिखाई देते हैं। ये हिस्से जो है अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो एक प्रारूपिक जो पत्ती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो अपन देखते हैं। तो प्रारूपिक पत्ती में सबसे पहले एक भाग जहाँ से पत्ती निकलती है वहां पर रोम के रूप में, धागे के रूप में, शल्क के रूप में या किसी भी रूप में इस तरह के रचनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है अनुपत्र कहा जाता है। और अनुपत्र के मध्य में से जो हिस्सा निकलता है जिस पर पत्ती लगी होती है उसे कहते हैं पर्णवृंत, उसे कहते हैं पर्णवृंत। पत्ती का ये जो पूरा चौड़ा चपटा हिस्सा होता है उसे कहा जाता है पर्णफलक, उसे कहा जाता है पर्णफलक। पत्ती का ये जो किनारे का हिस्सा होता है ये जो पूरी परिधि को कवर करता है उसे कहा जाता है किनारा, पर्ण किनारा, पर्ण किनारा। पत्ती का सबसे अगला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है पर्ण शीर्ष। अब मध्य में ये जो इतना सारा जाल हमें दिखाई देता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है शिरा। और इस तरह का जो जाल है वो कहलाता है शिरा विन्यास। एक प्रारूपिक पत्ती में इतने भाग हमें दिखाई देते हैं। अनुपत्र जहाँ से पत्ती निकल रही है वहां पर पाए जाते हैं। पत्ती में यदि कोई डंडी है तो उसे कहते हैं पर्णवृंत, जिसने पत्ती को धारण किया हुआ है। और पत्ती का जो चौड़ा और चपटा भाग होता है उसे कहते हैं पर्णफलक या लैमिना। पत्ती के जो किनारे वाले हिस्से इन्हें कहा जाता है पर्ण किनारा। पत्ती का अग्रभाग पर्ण शीर्ष कहलाता है। बीच में बहुत सारी शिराओं जैसी रचना होती है जिसे हम कहते हैं शिरा विन्यास। ये एक प्रारूपिक पत्ती है। अब विभिन्न पत्तियों में, कुछ पत्तियों में हो सकता है पर्णवृंत ना हो, कुछ पत्तियों में अनुपत्र ना हो, कुछ पत्तियों में हो, कुछ पत्तियों में जो इसका पर्णफलक है ये इनका आकार सबका अलग अलग भी हो सकता है, कटा फटा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। पर्ण शीर्ष नुकीला हो सकता है, दो भागों में बटा हो सकता है, भोथरा हो सकता है। जो पर्ण किनारा है ये लहरदार हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कटीला हो सकता है, रोएदार हो सकता है। ये सब डिफरेंसेस पाए जाएंगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि किसी भी पत्ती के में ये पूर्ण भाग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्ती में जो ये अनुपर्ण है इन्हें अनुपत्र या अनुपर्ण भी कहा जाता है। तो इनके प्रकारों को हम अब देखेंगे। पत्ती के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अनुपर्ण और अनुपर्ण के प्रकार। पत्ती के वृंत के कक्ष से जो रचना निकलती है उसे अनुपर्ण कहते हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं जिसमें कि पहला प्रकार है मुक्त पार्श्व। पहला प्रकार है मुक्त पार्श्व, इसको मैं अभी समझाती हूँ। दूसरा है संलग्न। मैं इनके उदाहरण बताती हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा सा तो आएगा। गुड़हल जिसको कहीं कहीं पर जासवन कहा जाता है, संलग्न गुलाब,
फिर गुलाब सबने ही देखा होगा, सबने उसकी पत्तियां देखी हुई होंगी। फिर है अंतरावृंतक, ये आपने देखा होगा पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अंतरावृंतक या एक्सोरा, ये दो पत्तियों के मध्य में पाए जाते हैं। फिर अंतःव्रंती अनुपर्ण, ये चांदनी नामक पौधे में पाए जाते हैं, रात में उगता है, काफी सुगंधित पौधा होता है ये। फिर अगला है, इसका प्रकार है नारचोली, जिसमें दोनों अनुपर्ण मिलकर एक नली के समान रचना बना लेते हैं और ये पाया जाता है पॉलीगोनम में। पॉलीगोनम में पाया जाता है। अब देखिए मुक्त पार्श्व कैसा होता है। मुक्त पार्श्व, ये तना है और ये इसमें इस तरह से पत्ती लगी है, इस तरह से पत्ती लगी है। इसमें ये शिरा विन्यास है। गुड़हल की पत्ती कुछ इस तरह से होती है। इसमें यहाँ पर बहुत पतली पतली सी ऐसे ग्रीन कलर की रचनाएं दिखती हैं और ये चूंकि बिल्कुल फ्री है, एकदम मुक्त है, इसीलिए इसे कहा गया है, ऐसे अनुपर्ण को मुक्त पार्श्व कहा जाता है। फिर अगला है संलग्न। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। सभी ने गुलाब की पत्ती देखी हुई होगी। गुलाब की पत्ती में यहाँ पर पत्तियों के नीचे इस तरह से जुड़े हुए ये पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या लगी होती है, गुलाब की पत्तियां। यहाँ पर गुलाब की पत्तियां लगी होती हैं। इस तरह ये गुलाब की पत्ती होती है और गुलाब की पत्ती जहां से निकलती है वहां पर ये अनुपर्ण आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, संलग्न अनुपर्ण। यानी ये पत्ती के वृंत से जुड़े हुए रहते हैं किंतु इनके एक किनारा खुला हुआ रहता है। फिर है अंतरावृंतक। जब इस तरह से पत्तियां निकल रही हूं, इधर से तने से पत्ती, ये पत्ती लगी हुई है और इस तरह से पत्ती लगी है, इनके बीच में यहाँ पर वृंत के पास में, तने के वृंत के पास में यदि निकलता है, लगा हुआ होता है अनुपर्ण, तो उसे कहा जाता है अंतरावृंतक। और अगला है अंतःव्रंती। तो यदि अंतःव्रंती है तो यदि पत्तियां इस तरह से लगी हुई हैं, इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं, इस तरह से लगी हुई हैं और इनमें जो वृंत है वो दोनों के ही वृंत आपस में जुड़ जा रहे हैं, अंतःव्रंती। दोनों पत्तियों के इनके वृंत आपस में जुड़कर तने के ऊपर ही लगे हुए हैं, तो उन्हें कहा जाता है अंतःव्रंती, जैसे कि चांदनी में। अगला है नारचोली। नारचोली में क्या होता है, ये पत्ती लगी हुई है और पत्ती इस शाखा से निकली है, तो दो वृंत होते हैं जो आपस में जुड़कर यहाँ पर पूरे वृंत को ढांक लेते हैं, तब हम इसे कहते हैं नारचोली, यानी साथ में ही पूरा का पूरा जुड़ गया। ठीक है, समझ में आया। अनुपर्ण के प्रकार है, अलग अलग आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा तो दीजिए। गुड़हल में पत्ती के पास मुक्त पार्श्व, बिल्कुल अलग से निकले हुए दोनों तरफ में पार्श्व में और मुक्त है। गुलाब में संलग्न, ये वृंत से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर ये एक्सोरा में पत्ती पर्ण, उसमें पर्णवृंत नहीं है, उनके मध्य में ये है अनुपर्ण। फिर यहाँ पर अगला अंतःव्रंती, चांदनी में पत्तियां निकली हुई हैं और ये बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नारचोली, जिसने पत्ती के वृंत को ही ढका हुआ है। तो इस तरह विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुपर्ण पाए जाते हैं। अब हम आते हैं पत्ती के अगले भाग में। पत्ती का जो अगला भाग है वो है पत्ती के बारे में जानने का कि अनुपर्ण, कई पौधों में क्या होता है, अनुपर्ण रूपांतरित हो जाते हैं। तो अनुपर्ण का रूपांतरण कैसे कैसे हो जाता है। आप सभी ने
मटर का पौधा देखा होगा। मटर के पौधे में कुछ कुछ बीच बीच में पत्ती बड़ी सी दिखाई देती है और कुछ पत्तियां छोटी दिखाई देती है। बीच बीच में तितली के आकार की पत्तियां उसमें जहाँ पर तने का जोड़ होता है वहां पर दिखाई देती है। जहां से पत्ती निकल रही वहीं पर दिखाई देती है। तो उनमें कौन कौन से प्रकार के होते हैं अनुपर्ण के रूपांतरण? पहला पर्णाकार, पर्णाकार मटर में, जंगली मटर में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, साधारण मटर में भी ये दिखाई देता है। फिर दूसरा है प्रतानी, यानी जो अनुपर्ण है वो प्रतान में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि स्माइलैक्स में। फिर तीसरा जो अनुपर्ण है वो शूलमय हो जाता है, जैसे कि बबूल में। शूलमय यानी कांटे के समान हो जाता है बबूल में। फिर चौथा नंबर जो अनुपर्ण है ये कलिका शल्क के रूप में पाया जाता है बरगद में। बरगद में, ठीक है। अब देखते हैं पर्णाकार, ठीक है। हम यदि मटर के पौधे को ध्यान से देखें तो बीच बीच में हमको इस तरह की रचनाएं दिखेंगी और इससे तना निकला होगा इस तरह से, क्योंकि संयुक्त पत्ती होती है उसमें, और हमको इस तरह से उसमें मटर की पत्तियां लगी हुई दिखाई देगी। ये भी रचना हमको देखने में ऐसी लगेगी जैसे ये कोई पत्ती ही है, तो इसीलिए कहा गया है पर्णाकार। अनुपर्ण जो है, क्योंकि पत्ती यहाँ से निकल रही थी, तने से पत्ती निकल रही थी, और जैसी पत्ती निकलने की जो इसका वर्णवृंत निकला, तो पर्णवृंत कहाँ से निकला? जहाँ पर अनुपर्ण है, और ये अनुपर्ण काफी बड़े, पत्तियों से भी बड़े आकार के, तितली के आकार के होते हैं, तब इन्हें कहा जाता है पर्णाकार अनुपर्ण, जैसे कि मटर में ये पाए जाते हैं। फिर प्रतानी, जैसे कि स्माइलैक्स में। स्माइलैक्स में ये पत्ती है और पत्ती में ये पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती है, और यहाँ पर अनुपर्ण यहाँ होते हैं, तो ये अनुपर्ण इसमें इस तरह से इसमें बदल जाते हैं, प्रतान में बदल जाते हैं, इस तरह से प्रतान में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के अनुपर्ण को प्रतानी अनुपर्ण कहा जाता है। फिर अगला है शूलमय, तो जैसे कि बबूल में जो पत्तियां इस तरह से लगती हैं, तो यहाँ पर इस तरह से शूलमय अनुपर्ण निकले हुए रहते हैं। बबूल में पत्ती यहाँ निकलती है, बबूल की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, संयुक्त पत्ती इसमें पाई जाती है, तो जहाँ से पत्ती निकलती है वहीं पास में ऐसे शूलमय अनुपर्ण जो है वो पाए जाते हैं, यानी अनुपर्ण कांटों में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला है चौथा कलिका शल्क, बरगद। जो बरगद की पत्ती होती है, बरगद की पत्ती गोल सी मोटे आकार की होती है। इसमें जो अनुपर्ण है वो यहाँ से निकलकर शल्क के रूप में पत्ती में लगा होता है, जो उसकी कक्षस्थ कलिका होती है उसमें से सहायक रूप में निकलता है और शल्क के रूप में पत्ती से चिपका। अब आगे हम पढ़ेंगे पत्तियों के संबंध में उनका शिरा विन्यास। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर उनमें भी विभिन्न डिफरेंशिएशन, पौधों को अलग अलग करने के अलग अलग लक्षण है, इतना ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। अब है पत्ती में अगला टॉपिक है पर्ण विन्यास, यानी पौधे पर पत्ती किस तरह से लगी हुई है। तो पर्ण विन्यास में एक तो है एकांतर पत्ती, यानी एक के बाद एक बार दाएं तरफ, एक तरफ बाएं तरफ पत्तियां लगती हैं, एकांतर या आचक्री, और दूसरी है चक्री। चक्री के भी अलग अलग प्रकार हैं। प्रकार में है सम्मुख, फिर सम्मुख क्रॉसित,
फिर उसके बाद अगला है भ्रमिमय, और अगला प्रकार है पर्ण विन्यास का पर्ण मोज़ेक। बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये होता है। चलिए इसको समझते हैं। पहला है एकांतर या आचक्री। तो देखिए कैसा होता है ये। इसमें बस कुछ नहीं, इस तरह से तना आगे बढ़ता है और एक पत्ती इस तरफ लगती है, एक पत्ती इधर लगती है, फिर इधर पत्ती लगेगी, फिर इधर पत्ती लगेगी। मतलब एक स्थान से केवल कितनी पत्ती निकलती है? एक ही, एक पर्व संधि से एक ही पत्ती निकलती है। और इस तरह एक के बाद एक पत्तियां निकलती है। अतः इस प्रकार के क्रम को कौन सा क्रम कहा जाता है? एकांतर या आचक्री। अब दूसरा है चक्री। तो तना है, ये तना है और इसमें जो पत्तियां हैं यदि इस तरह से निकल रही हैं तो इन्हें कहा जाएगा सम्मुख पत्तियां। सम्मुख पत्तियां यानी एक दूसरे के आमने सामने निकलने वाली पत्तियां। अब उसमें ये सम्मुख का हिस्सा हो गया। सम्मुख यदि पत्तियां आमने सामने एक दूसरे के निकल रही है तने से तो उसे कहा जाएगा सम्मुख चक्री पर्ण विन्यास। और यदि पत्तियां निकल तो रही हैं, सम्मुख निकल रही हैं, लेकिन एक पत्ती ऊपर की तरफ है, एक पत्ती नीचे है, फिर एक पत्ती जो है यहाँ नीचे है और दूसरी पत्ती कैसी है? ऊपर है। निकल तो रही है एक ही स्थान से, लेकिन एक पत्ती कहाँ की ओर जा रही है? नीचे की ओर। और एक पत्ती कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। फिर यहाँ पर भी एक पत्ती नीचे की ओर और दूसरी पत्ती ऊपर की ओर। तो इसमें सम्मुख तो है लेकिन पत्तियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसीलिए इस पर्ण विन्यास को सम्मुख क्रॉसित कहा जाता है। ठीक है, सम्मुख यानी आमने सामने एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। सम्मुख क्रॉसित यानी पत्तियां इस तरह से व्यवस्थित हैं, निकल तो रही है सम्मुख एक ही स्थान से, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। अतः ऊपर नीचे की पत्तियां एक दूसरे को क्रॉस करती है, तब इसे कहा जाता है सम्मुख क्रॉसित। उसके बाद है भ्रमिमय। भ्रमिमय में क्या होता है? एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं। एक ही स्थान से जब बहुत सारी पत्तियां एक साथ निकलती हैं तो उन्हें कहा जाता है भ्रमिमय पर्ण विन्यास। इस तरह के पर्ण विन्यास को भ्रमिमय पर्ण विन्यास कहा जाता है। एक ही पर्व संधि से बहुत सारी पत्तियां निकलकर चारों ओर फैली होती है, तब इसे हम कहते हैं भ्रमिमय पर्ण विन्यास। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास, सम्मुख क्रॉसित पर्ण विन्यास और भ्रमिमय यानी चक्रीय पर्ण विन्यास। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पर्ण मोज़ेक पर्ण विन्यास। अब ये कैसा होता है? ये बहुत ही स्पेशल है पर्ण मोज़ेक। ऐसा लगेगा कि पत्तियां फर्श पर बिछ गई हैं। इसमें क्या होता है? पौधे में जितनी भी पत्तियां होती हैं उसके पर्णवृंत की लंबाई अलग अलग होती है। कुछ पत्तियों के पर्णवृंत जो है ये मान लीजिए, तो कुछ के पर्णवृंत लंबे होते हैं और फिर कुछ के पर्णवृंत छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि हर पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढकती नहीं है। इस तरह से कुछ की लंबाई अलग होती है, फिर कुछ की लंबाई पर्णवृंत की लंबाई छोटी होती है, फिर कुछ की और छोटी होती है। अब देखिए, ऐसे यदि पत्तियां लगी होंगी तो कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढकेगी नहीं और ये पत्तियां लगभग जमीन में बिछी हुई सी दिखाई देती हैं, जिस कारण और सब सारी उस पौधे में जितनी पत्तियां हैं सब अलग अलग से देखी जा सकती है। कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढकी हुई नहीं होती। तब इस प्रकार के विन्यास को पर्ण मोज़ेक विन्यास कहते हैं। बरसातों में अधिकतर जब हम सड़क किनारे से गुजर रहे हो तो उस समय हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हमको दिखेंगे जिनकी पत्तियों में इस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है, जैसे कि एक्लाइफा में, जैसे कि एक्लाइफा नामक पौधा है उसमें इस तरह का विन्यास पाया जाता है। और
इसमें जब फ्लावर निकलते हैं तो एक डंडी ऐसे बड़ी होती है, उसमें फ्लावर निकलते हैं। इस तरह का विन्यास जिसमें सारी पत्तियां दिखाई देती है, कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढाकती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णमोजिक वर्ण विन्यास। पत्तियों की लंबाई अलग अलग होती है ताकि कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढाक ना पाए, सभी को समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिले। ठीक है, आज का जो हमने वीडियो में पढ़ा बहुत ही सिंपल है और हम इसे देख चुके होते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, तो अब मैं आशा करूंगी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, शेरा विन्यास। ओके।